आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी जिलों में राज्य आपदा मोचन निधि के तहत होने वाले मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 130 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई। राज्य मंत्रिमंडल ने चारधाम के नाम से मिलता जुलता कोई भी ट्रस्ट बनाने पर कड़े विधिक प्रावधान लागू करने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। केंद्र सरकार अगले सप्ताह से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन सहित 6 नए विधेयक पेश करेगी और प्रदेश में हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों के लिए हीमोफीलिया फैक्टर और दवाइयों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। नमस्कार। दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सभी जिलों में राज्य आपदा मोचन निधि के तहत होने वाले मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 130 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। एसडीआरएफ मद से जारी इस धनराशि से हर जिले को 10 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को मरम्मत एवं पुनर्निर्माण मद से स्वीकृत की गई धनराशि से अपने क्षेत्र में आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पुनर्निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा संबंधित कार्यों में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मानसून सीजन में आम लोगों को बिजली, पानी, खाद्यान्न, चिकित्सा आदि से संबंधित किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। उन्होंने ये भी कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग लगातार हालात की निगरानी कर रहा है। राज्य और जिला स्तर पर आपातकालीन परिचालन केंद्र 24 घंटे कार्यरत है और जरूरत पड़ने पर आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए तैयार है। राज्य मंत्रिमंडल ने चारधाम के नाम से मिलता जुलता कोई भी ट्रस्ट बनाने पर कड़े विधिक प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने विधानसभा का सत्र अगस्त में आयोजित करने और 5 लाख तक के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को देने, राज्य में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज खोलने के साथ ही राज्य के चिकित्सालयों में यूजर चार्जेस की दरों में संशोधन करने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कल शाम सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सचिव शैलेश बगोली ने प्रेस वार्ता में बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 22 प्रस्ताव रखे गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि नैनी सैनी एयरपोर्ट को राज्य सरकार स्वयं चलाएगी। पहले से इस एयरपोर्ट को वायु सेना को देने की बात हुई थी। वहीं पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 212 हेक्टेयर जमीन को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज के वित्तीय व प्रशासनिक नियमों और कंपनी संचालन के लिए पदों के स्वीकृति, भर्ती आदि पर अनुमोदन दिया गया। बैठक में स्टाम्प संशोधन नियमावली का प्रस्ताव भी रखा गया। अब 5 लाख तक के कृषि ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है। औद्योगिक विकास ऋणकुल के स्थायी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के तहत पुनर्निरीक्षण भत्ता मिलेगा। सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारियों के लिए ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा में 25% की बढ़ोतरी करते हुए रुपए 20 लाख रुपए से बढ़ाकर रुपए 25 लाख किए जाने का निर्णय लिया गया। शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थापित विद्या समीक्षा केंद्र के संचालन को परियोजना कार्यान्वयन इकाई के 25 पद सृजन की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा चंपावत में एनसीसी की 2 कंपनी को दोबारा शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ और हरिद्वार में नर्सिंग की 240 पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय भी लिया। राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप जिला चिकित्सालयों में यूजर चार्जेस की दरों में कमी की गई है।
प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं के छात्र अब राज्य आंदोलन के साथ ही अमर शहीदों के बलिदान की गाथा से भी परिचित होंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा हमारी विरासत एवं विभूतियां पुस्तक प्रकाशित की गई है, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के सामाजिक विज्ञान विषय की सहायक पुस्तिका के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में इस पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पुस्तक राज्य की युवा पीढ़ी को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक लोक विरासत, लोकगीत, लोक नृत्य के साथ संस्कृति के विविध आयामों से परिचित कराने में मददगार होगी। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया, बाल साहित्य के रूप में छात्रों के हित में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। इसके माध्यम से छात्र छात्राओं को राज्य के प्राकृतिक स्थलों, वेशभूषा, खान-पान और अपनी संस्कृति की जानकारी मिलेगी। उन्होंने बताया कि SCERT की ओर से कक्षा 6 से 8 तक के लिए हमारी विरासत एवं विभूतियां पुस्तक प्रकाशित करने के बाद इसी प्रकार अब कक्षा 9 और 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए भी पुस्तक तैयार की जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार अगले सप्ताह से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन सहित 6 नए विधेयक पेश करेगी। लोकसभा सचिवालय द्वारा कल शाम जारी संसद बुलेटिन में विधेयकों की सूची प्रकाशित की गई है। सरकार ने वित्त विधेयक के अलावा नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार सुगम बनाने के उद्देश्य से 1934 के विमान अधिनियम को बदलने के लिए भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को भी सूचीबद्ध किया है। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया है, जो संसदीय एजेंडा तय करती है। इस समिति के अध्यक्ष श्री बिरला होंगे। राज्य में हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों को हीमोफीलिया फैक्टर और दवाइयों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही प्रत्येक मरीज को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार को दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव से राज्य में हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों की संख्या व उनको मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य में अभी 273 हीमोफीलिया से ग्रसित रोगी पंजीकृत हैं, जिनके उपचार के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक हीमोफीलिया फैक्टर निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हीमोफीलिया से ग्रसित रोगियों को फैक्टर के लिए पहले राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून, SSJ बेस हल्द्वानी और संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार जाना पड़ता था, लेकिन पिछले 5 सालों से प्रदेश के सभी हीमोफीलिया के ग्रसित रोगियों को उपचार के लिए हीमोफीलिया फैक्टर उनकी निकटतम चिकित्सा इकाई पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि अभी राज्य में फैक्टर 7 पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा शीघ्र ही संबंधित चिकित्सा इकाइयों को फैक्टर 8 और फैक्टर 9 भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग के निकट नरकोटा में निर्माणाधीन उत्तराखंड के पहले सिग्नेचर ब्रिज का एक छोर कल अचानक टूट गया। हादसे के समय कोई भी मजदूर पुल पर कार्य नहीं कर रहा था। ऐसे में बड़ा हादसा टल गया। वहीं जिलाधिकारी ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि हर मौसम सड़क परियोजना के तहत लगभग 66 करोड़ की लागत से 110 मीटर लंबे इस सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। 2021 से इस पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। 2022 में भी पुल का आधार गिर गया था और हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसके बाद पुल का निर्माण कार्य लगातार चल रहा था, लेकिन कल अचानक पुल के एक छोर का टावर क्षतिग्रस्त हो गया। रुद्रप्रयाग के उप जिलाधिकारी आशीष घिरलियाल ने बताया कि पुल का निरीक्षण कर जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, जो इसके क्षतिग्रस्त होने के कारणों का पता लगाकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने कहा है कि वाहनों के आगे वाले शीशे पर फास्टैग नहीं लगाने वाले वाहन मालिकों से दोगुना टोल वसूला जाएगा। प्राधिकरण ने कहा है कि जानबूझकर विंड स्क्रीन पर फास्टैग न लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है, जिससे लोगों को असुविधा होती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश के सभी जिलों में राज्य आपदा मोचन निधि के तहत होने वाले मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 130 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई। राज्य मंत्रिमंडल ने चारधाम के नाम से मिलता जुलता कोई भी ट्रस्ट बनाने पर कड़े विधिक प्रावधान लागू करने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। केंद्र सरकार अगले सप्ताह से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन सहित 6 नए विधेयक पेश करेगी और प्रदेश में हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों के लिए हीमोफीलिया फैक्टर और दवाइयों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।